Hello everyone, my name is Nitin Chauhan and welcome to this channel. Today we are going to learn about that what is demand and what is supply. We will know in this session. So आज तो मैं आपको डिमांड के बारे में बताऊंगा कि डिमांड होती क्या है इकोनॉमिक्स में। ये क्लास 11th की माइक्रो इकोनॉमिक्स से मैंने लिया है कंसेप्ट जो मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। अगर हम बात करें, एक होती है वांट, एक होती है डिमांड, राइट। वांट एंड डिमांड में क्या फ़र्क है? वांट का मतलब इच्छा होता है और डिमांड का मतलब होता है मांग। ठीक है, जब आपकी इच्छा पूरी ना हो तो केवल वो इच्छा ही है, और जब आपकी इच्छा पूरी हो जाए तो उसे कहेंगे मांग, उसे कहेंगे डिमांड। तो डिमांड जो है इन इकोनॉमिक्स रेफर्स टू a price of commodity, a price of commodity demand in economics refers to the price of commodity which on a consumer is ready to buy in a given period of time, in a given पीरियड ऑफ टाइम। मतलब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपको समझने की है वो ये है कि एक तो है प्राइस ऑफ कमोडिटी और एक है गिवन पीरियड ऑफ टाइम। ये दो चीज़ें समझना ज़रूरी है डिमांड में। डिमांड तभी होगी जब हमारे पास एक कीमत होगी और जब हमारे पास एक टाइम पीरियड होगा। ठीक है, तो मांग क्या है? मांग से अभिप्राय दिए हुए समय पे, दिए हुए समय पर, दी हुई कीमत पर, दी हुई कीमत पर जब उपभोक्ता उपभोक्ता किसी वस्तु को खरीदने के लिए तैयार होता है तो उसे वस्तु की मांग कहते हैं। किसी वस्तु को खरीदने के लिए तैयार होता है तो उसे वस्तु की मांग कहते हैं। ठीक है, आप मार्केट में जाते हैं बेटा, कोई सामान खरीदते हैं और उसकी कीमत जो है व्यापारी जो है दुकानदार आपको बताता है, उस कीमत पर आप राजी हैं उस सामान को खरीदने के लिए, तो आप उस वस्तु को खरीद लेते हैं और इसीलिए उस वस्तु की क्या बन जाती है? मांग बन जाती है। मांग का मतलब क्या है? रियलिटी में कोई चीज़ आपके द्वारा खरीदी गई और कितने रुपए पे खरीदी गई और कब खरीदी गई, उसे ही मांग कहेंगे। सिर्फ इच्छा रखना मांग नहीं होगा। ठीक है, तो ये मांग की डेफिनेशन है। डिमांड इन इकोनॉमिक्स रेफर्स टू द प्राइस ऑफ द कम्युनिटी विच ऑन ए कंज्यूमर इज रेडी टू बाय इन ए गिवन पीरियड ऑफ टाइम। इट्स कॉल्ड डिमांड। ठीक है, आई होप सो आपको समझ में आया। अभी हम इस पर ग्राफ बना के भी सीखते हैं कि डिमांड होती क्या है। अब देखो, अलग अलग कीमत पर डिमांड अलग अलग होती है। मानते नहीं मानते? कोई चीज़ होती है बहुत सस्ती होती है तो उसकी मांग बढ़ जाती है। तो मांग का नियम क्या है? सबसे पहले तो ये समझते हैं, मांग का नियम समझते हैं। मांग का नियम क्या है? मांग का नियम क्या है? मतलब मांग का नियम क्या है, ये क्या कहता है, इस नियम के बारे में जानते हैं पहले। देखिए, मांग का नियम है अन्य बातें समान रहने पर किसी वस्तु की कीमत और उसकी मांग में उल्टा संबंध होता है। मतलब अन्य बातें समान रहने पर किसी वस्तु की कीमत, किसी वस्तु की कीमत और उसकी मांग में विपरीत संबंध होता है। मतलब ये क्या कह रहा है? अन्य बातें समान रहने पर, मतलब अदर थिंग्स बीइंग इक्वल, a price of commodity
and its demand between found inverse relationship. ठीक है, मतलब ये है कि अगर अन्य बातें समान रहें तो हमेशा वस्तु की कीमत अगर बढ़ेगी तो वस्तु की मांग घटेगी, और अगर वस्तु की कीमत घटेगी तो वस्तु की मांग बढ़ेगी। इसको एक्सप्लेन ऐसे करना है आपको। अदर वर्ड्स, इफ प्राइस ऑफ कमोडिटी rises, then its demand will decrease. On the contrary, if price of commodity decreases, so price demand will increase definitely, right? If the price of commodity decreases, मतलब then demand will increase. क्या बोला मैंने? अदर वर्ड्स, इफ द प्राइस ऑफ कमोडिटी राइसेस मतलब बढ़ते हैं। अगर वस्तु की कीमत बढ़ती है देन डिमांड विल डिक्रीज, डिमांड घटेगी। ठीक है, और ऑन द कंट्रारी मतलब इसके विरुद्ध, अगर प्राइस ऑफ कमोडिटी डिक्रीजेस, अगर प्राइस घटता है तो डिमांड बढ़ेगी। मतलब क्या है ये देखो, ये समझो, ये प्राइस है, ठीक है, और ये डिमांड है। अगर प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड घटेगी, और अगर प्राइस घटेगा तो डिमांड बढ़ेगी। ऐसे समझ लो, ठीक है, उल्टा संबंध हो गया ना। तो आप इसको ऐसे समझ सकते हो। देखो मैं आपको समझाता हूँ। ठीक है, ये एक कीमत है, ठीक है, ये है प्राइस P और ये है Q, और ये है 0, ये है y एक्सिस और ये है x एक्सिस। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो, जब ये P है प्राइस, तो क्वांटिटी कितनी डिमांड हो रही है? इतनी। और जैसे ही प्राइस घट जाएगा, यहाँ आ गया, क्या हो गया? जैसा बताया, इसमें क्या बताया? P1 हुआ, तो प्राइस डिमांड क्या होगी? डिमांड सीधी सी बात है, बढ़ेगी, सस्ता हो गया सामान, तो डिमांड बढ़ गई, हो गई Q1 हो गई, Q2 नहीं, Q1, P1 से Q1, है ना। और अगर मान लीजिए प्राइस बढ़ता है, जो कि ये है, जो कि नया प्राइस मान लीजिए ये हो जाता है P2, तो डिमांड क्या होगी? घट जाएगी, Q2 हो गई। तो ये इसका डिमांड कर्व बन गया, ऐसे आप इसको ऐसे देख सकते हो। ठीक है, तो ये डिमांड कर्व बन गया, DD, डिमांड कर्व। अब इस डिमांड कर्व को एक्सप्लेन कैसे करना है मैं आपको ये भी बताता हूँ। सबसे पहले तो हम हिंदी में लिख देते हैं इसको अदर थिंग्स, है ना। अन्य बातें समान रहने पर इसको अन्य शब्दों में कैसे कहेंगे, इसको समझाएंगे कैसे, ये देख लो। अन्य शब्दों में, अन्य बातों में, दूसरे शब्दों में बोलेंगे उसको। दूसरे शब्दों में, जब वस्तु की कीमत बढ़ती है, तो उसकी मांग घटेगी, दूसरी ओर, जब वस्तु की कीमत घटती है तो वस्तु की मांग क्या होगी? बढ़ेगी, जो दर्शाता है कि वस्तु की कीमत और
उसकी मांग में उल्टा संबंध है। ठीक है, अब इसका एक्सप्लेन करना ग्राफ को। ठीक है, जैसा कि चित्र में दर्शाया गया है। ठीक है, जैसा कि ऊपर चित्र में दर्शाया गया है, वाई एक्सिस पर वस्तु की कीमत है, वस्तु की कीमत दी हुई है, और एक्स एक्सिस पर वस्तु के मांगी गई मात्रा बताई गई है। वस्तु की मांगी गई मात्रा दर्शाई गई है। ठीक है, जब अब इसको एक्सप्लेन करना है ग्राफ को कि जब वस्तु की कीमत ओपी थी तो वस्तु की मांग ओक्यू थी, ओक्यू दर्शाई गई है। जब वस्तु की कीमत ओपी पहले क्या हुआ है, पहले घटी है बढ़ी है, देखो हाँ पहले घटी है, ओपी से OP1 होती है, ओपी से OP1 होती है, तब वस्तु की मांग OQ से बढ़कर OQ1 हो जाती है। ठीक है, इसके विपरीत जब वस्तु की कीमत OP से बढ़कर OP2 हो जाती है, तब वस्तु की मांग OQ1 से घटकर OQ2 हो जाती है, जो सीधा दर्शाता है कि वस्तु की कीमत और वस्तु की मांग में सीधा संबंध है, ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया। आई थिंक आप इसको देख सकते हैं ऐसे, हमने ये सीखा। ओके, ये क्या था? ठीक है, तो ये हमने सीख लिया है, आई थिंक आपको समझ में आ गया। अभी हमने सीखा क्या? अभी हमने सीखा कि किस तरह से डिमांड का नियम क्या है, मतलब मांग का नियम क्या है। डेफिनेशन पढ़ी हमने अभी। डेफिनेशन ऑफ डिमांड, मांग से अभिप्राय दिए हुए समय पर, दी हुई कीमत पर जब उपभोक्ता किसी वस्तु को खरीदने के लिए तैयार होता है तो उसे वस्तु की मांग कहते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि एक तो हम बात कर सकते हैं कि मांग को प्रभावित करने वाले कारकों की, जो कि 6 नंबर में आता है। ठीक है, ये भी आ सकता है 3 नंबर में, और ये नियम भी आता है। अभी अन्य बातें क्या है ये भी समझेंगे, और मांग को प्रभावित करने वाले कारक भी समझेंगे। तो चलिए अब समझते हैं। अब समझते हैं मांग को प्रभावित करने वाले कारक। मांग को प्रभावित करने वाले कारक, मांग को प्रभावित करने वाले कारक। पहला कारक जो है वो है वस्तु की अपनी कीमत। वस्तु की
अपनी कीमत, सबसे पहले वही डिमांड बढ़ेगी घटेगी कैसे, सबसे पहले तो अपनी कीमत से बढ़ेगी घटेगी, है ना। अब इसको एक्सप्लेन करना अच्छे से, जो मैंने किया ना वो ऊपर वही है, ठीक है, यही एक्सप्लेन किया मैंने। इसमें सबसे पहले ब्रैकेट में लिख लो इनवर्स रिलेशनशिप, इनवर्स रिलेशनशिप, ठीक है, मतलब उल्टा संबंध, विपरीत संबंध, क्या बोलते हैं इसको, विपरीत संबंध, ठीक है। तो इसी को एक्सप्लेन करना है अब, ठीक है। वस्तु की कीमत और वस्तु की मांग में विपरीत संबंध होता है, विपरीत संबंध होता है, मतलब जब वस्तु की कीमत बढ़ती है, जब वस्तु की कीमत बढ़ती है तब वस्तु की मांग घट जाती है। इसके विपरीत जब वस्तु की कीमत घटती है तो वस्तु की मांग बढ़ जाती है, जो यह दर्शाता है कि इसके अंदर विपरीत संबंध है, ठीक है, ये हो गया। अब इसमें आप ग्राफ बना देना, ग्राफ बना दो, नंबर अच्छा मिलेगा। ग्राफ से क्या होता है ना कि टीचर जितना जल्दी से चेक कर लेता है, आपको नंबर पूरे दे देता है। तो ग्राफ बना देना, ठीक है, ऐसे करके ये ग्राफ बन के तैयार है आपका। ये डिमांड कर्व हो गया, ठीक है, ये डी यहाँ पे, ये वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, ठीक है, ये ज़ीरो, ये क्यू, ये पी, ये P1, ये P2, ये यहाँ से Q1 और यहाँ से Q2। तो यहाँ लिख देंगे क्वांटिटी, या लिख देंगे प्राइस, ध्यान रखना है, ठीक है, ये लिखना है, मैंने ऊपर नहीं लिखा, यहाँ पर लिखना ज़रूरी है वैसे, प्राइस क्वांटिटी, ठीक है। तो इस तरीके से आपको, ओहो, ठीक है, तो ये हो गया पहला। दूसरा दूसरा जो है वस्तु की कीमत को प्रभावित करता है, जो मतलब मांग को प्रभावित करता है, वो है इसमें देख लेते हैं और क्या दे रखा है, इसमें देख लेते हैं। अब सीधी सी बात है भाई, इनकम ऑफ गुड्स भी है, मतलब इनकम ऑफ कंज्यूमर भी है। इनकम ऑफ कंज्यूमर जिसे हम कहते हैं उपभोक्ता की आय, उपभोक्ता की आय। अच्छा, अब ये बताओ, उपभोक्ता की आय और उपभोक्ता के द्वारा मांगी गई वस्तु में क्या संबंध हो सकता है? सीधा संबंध, सीधा संबंध जिसे हम कहते हैं डायरेक्ट रिलेशनशिप, डायरेक्ट रिलेशनशिप, सीधा संबंध, है ना। तो इसको लिख सकते हैं आसानी से, बढ़िया तरीके से, कि उपभोक्ता की आय और उपभोक्ता के द्वारा मांगी गई वस्तु में विपरीत संबंध सीधा संबंध होता है, सीधा संबंध होता है। मतलब जब उपभोक्ता की आय बढ़ती है, जब उपभोक्ता की आय बढ़ती है तब उपभोक्ता उस वस्तु की अधिक मात्रा खरीदता है, इसके विपरीत
जब उपभोक्ता की आय घटती है तब उपभोक्ता उस वस्तु की कम मात्रा खरीदता है, लेकिन यह नियम घटिया वस्तु पर लागू नहीं होता। वस्तु पर लागू नहीं होता। अब इसमें लिख सकते हैं दो तरह की वस्तु होती है जिस पे आय का प्रभाव अलग अलग तरीके से पड़ता है। दो तरह की वस्तुएं होती हैं जिन पर उपभोक्ता की आय का अलग अलग प्रभाव पड़ता है, जो कि नीचे दिया हुआ है। ठीक है, तो दो तरह की वस्तु होती है जिन पर अलग अलग तरह का प्रभाव पड़ता है। पहली जो वस्तु होती है उसे बोलते हैं सामान्य वस्तु। दूसरी होती है घटिया वस्तु। ठीक है, सामान्य वस्तु और घटिया वस्तु। सामान्य वस्तु में डायरेक्ट रिलेशनशिप है, और घटिया वस्तु में इनडायरेक्ट रिलेशनशिप है। देखो समझाता हूं। सामान्य वस्तु की मांग बढ़ती है जब उपभोक्ता की आय बढ़ती है। ये देखो ऐसे, ये उपभोक्ता की आय है, इधर आएगी इनकम ऑफ कंज्यूमर। ठीक है, और ये है डिमांड ऑफ नॉर्मल गुड्स। ठीक है, तो ये क्वांटिटी थी, ये इनकम थी वाई। इनकम को डिनोट करते वाई से। ठीक है, तो यहाँ पे मतलब कि डिमांड हो रही थी। जैसे ही उपभोक्ता की इनकम बढ़ गई, बढ़ के y1 हो गई, तो उपभोक्ता मतलब सामान्य वस्तु की मांग को बढ़ा देगा, वो Q1 कर देगा। ठीक है, और जैसे ही उपभोक्ता की इनकम घट जाती है तो वस्तुओं की मांग को घटा देता है, क्योंकि वो वस्तु महंगी पड़ती है ना वो। ठीक है, तो इनका डिमांड कर्व ऐसे बनता है। ठीक है, और लेकिन यहीं अगर हम बात करें घटिया वस्तु के बारे में, तो घटिया वस्तु के साथ उल्टा होता है, इनवर्स रिलेशनशिप होता है, इनडायरेक्ट रिलेशनशिप होता है कि जब उपभोक्ता की इनकम y है, ठीक है, तो डिमांड जो है वो Q हो रही है। ठीक है, और जैसे ही उपभोक्ता की इनकम बढ़ जाती है तो भाई वो घटिया वस्तु क्यों खरीदेगा। मोटा अनाज हो गया है ना, लो क्वालिटी के प्रोडक्ट्स हो गए इसमें, तो इसकी डिमांड जो है, अगर मान लो इनकम बढ़ेगी तो डिमांड वो घटा देगा, Q1 कर देगा। और वहीं उसकी इनकम अगर घट गई तो फिर से हम Y2 इनकम हो गई तो फिर से हम डिमांड बढ़ा देंगे घटिया वस्तु की। मतलब कि कहने का मतलब ये कि इसमें आपका टोन्ड मिल्क आ जाता है, मतलब कोई भी लो क्वालिटी का जो प्रोडक्ट जो होता है वो सबसे लीस्ट क्वालिटी का, तो वो इसमें आ जाता है। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया कि सामान्य वस्तु पे कैसा असर पड़ता है और घटिया वस्तु पे कैसा असर पड़ता है। इसको भी एक्सप्लेन ऐसे करना है कि ऊपर दिए हुए ग्राफ में ग्राफ नंबर ए और ग्राफ नंबर बी, ग्राफ नंबर एक मिनट, ग्राफ नंबर ए में जो है वो दिखाया गया है कि कैसे मतलब कि सामान्य वस्तुओं पर जो है सामान्य वस्तु पर कैसे असर पड़ता है, मतलब कि इसका असर कैसे पड़ता है सामान्य वस्तुओं पे। ठीक है, ये ग्राफ नंबर ए में बताया गया है और ग्राफ नंबर बी में बताया गया है, जैसे मैंने ऊपर एक्सप्लेन किया ना ये। ठीक है, जैसे ये मैंने एक्सप्लेन किया है ना आपके सामने, कहाँ गया ये रहा, जैसे ये एक्सप्लेन किया ऐसे ही एक्सप्लेन करना है। ठीक है, बस शब्द बदल जाएंगे थोड़े बहुत, वो जैसा बताया वैसा ही बताना है। एक्सप्लेन करने का तरीका वही, अगर नहीं आता तो मुझे बता देना, कमेंट कर देना, मैं इसको एक्सप्लेन कर दूंगा अलग से वीडियो में।
ठीक है, तो ये आप समझ गए सामान्य वस्तु में कैसे असर पड़ता है, घटिया वस्तु में कैसे असर पड़ता है। अगर आप बताओगे तो मैं इसमें और लिख दूंगा। ठीक है, तो एक और होता है जो कि मांग को प्रभावित करता है, उसे हम कहते हैं रिलेटेड गुड्स। क्या कहते हैं? रिलेटेड गुड्स। जो तीसरा, जो नेक्स्ट टॉपिक हमारा, कितना पॉइंट हो गया हमारे? दूसरा था ना। तीसरा जो हमारा पॉइंट है वो है प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। प्राइस ऑफ रिलेटिव गुड्स। रिलेटिव गुड्स क्या होते हैं भाई? रिलेटिव गुड्स वो होता है कीमत किसकी बढ़ेगी और डिमांड किसकी घटेगी। मतलब कि कीमत किसी और की घटेगी, डिमांड किसी और की बढ़ेगी। ठीक है, इसमें दो तरह की वस्तु आती है। रिलेटिव गुड्स में दो तरह के गुड्स आते हैं। रिलेटिव गुड्स में दो तरह की वस्तु आती है। एक आती है आपकी, इसको बोलते हैं संबंधित वस्तु। क्या बोलते हैं? संबंधित वस्तुएं। इसमें दो तरह की वस्तु आती है, एक आती है स्थानापन्न और एक आती है पूरक। ठीक है, स्थानापन्न मतलब कि जैसे कि चाय, कॉफ़ी। ठीक है, और पूरक मतलब कार, पेट्रोल। ठीक है, अब एक बात बताओ, अगर पेट्रोल की कीमत बढ़ेगी तो क्या कार की डिमांड बढ़ेगी? नहीं, घटेगी। मतलब क्या है कि इसमें होता है इनवर्स रिलेशनशिप। ठीक है, अगर बताओ चाय की कीमत बढ़ेगी तो क्या कॉफ़ी की डिमांड बढ़ेगी? बिल्कुल बढ़ेगी, क्योंकि कॉफ़ी सस्ती लगेगी लोगों को। तो इसमें क्या है? डायरेक्ट रिलेशनशिप। ठीक है, इसमें डायरेक्ट रिलेशनशिप, इसमें इनवर्स रिलेशनशिप। इसको आप ऐसे समझ लीजिएगा। ठीक है, स्थानापन्न वस्तु वे वस्तु होती है जो एक दूसरे के स्थान पर प्रयोग में लाई जाती है। इसको ऐसे लिख लेंगे। सब्स्टिट्यूट गुड्स। वे वस्तु होती हैं जो एक दूसरे के स्थान पर प्रयोग में लाई जाती है। जो एक दूसरे के स्थान पर प्रयोग में लाई जाती है। उन्हें स्थानापन्न वस्तु कहते हैं। इसमें एक वस्तु की कीमत बढ़ने पर उसकी स्थानापन्न वस्तु की, उसकी स्थानापन्न वस्तु की मांग बढ़ जाती है। उदाहरण के लिए चाय और कॉफ़ी एक निकट स्थानापन्न है। एक निकट स्थानापन्न है। यदि चाय की कीमत बढ़ती है तो कॉफ़ी की मांग अपने आप ही बढ़ जाएगी। अपने आप ही बढ़ जाएगी, क्योंकि कॉफ़ी अब ज़्यादा सस्ता सौदा है, ज़्यादा सस्ती है चाय से। तो चाय के उपभोक्ता कॉफ़ी की मांग करेंगे, कॉफ़ी की मांग करेंगे। ठीक है, तो ये बिल्कुल ऐसा है। और उसके बाद आपका पूरक वस्तु, जैसा कि इसमें ग्राफ भी बनाना है बेटा आपको, जैसा कि चित्र में दर्शाया गया है। जैसा कि चित्र में
दर्शाया गया है। इकोनॉमिक्स में मार्क्स लेने हैं तो ग्राफ बनाना सीख लो बस। ग्राफ बना लिया समझ लो तुम इकोनॉमिस्ट हो, ये समझ लो। ठीक है, अब मैं ग्राफ बना देता हूँ जैसे कि, ठीक है, और ये है प्राइस ऑफ टी और ये है डिमांड ऑफ टी, नहीं डिमांड ऑफ कॉफ़ी। ठीक है, जब प्राइस ये था तो डिमांड ये थी। ठीक है, ये तो वाई एक्सिस, ये फॉर्मेलिटी तो आप कर ही लोगे। ठीक है, जैसे ही कीमत बढ़ गई, जैसे ही कीमत बढ़ गई किसकी, चाय की, तो डिमांड भी कॉफ़ी की बढ़ गई, क्योंकि कॉफ़ी क्या हो गई, सस्ती हो गई, राइट। तो ये डिमांड कर ऐसे बनता है। डायरेक्ट रिलेशन वाले सारे कर्व ऐसे जाएंगे और इनडायरेक्ट वाले ऐसे जाएंगे। ठीक है, इस चीज़ को है समझिएगा। अच्छा, अब हम चलते हैं दूसरा पॉइंट, दैट इज पूरक वस्तु। अब हम समझते हैं पूरक वस्तु क्या है। पूरक वस्तु, कॉम्प्लीमेंट्री। कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब क्या होता है, पूरक, जो कंप्लीट करे, है ना। ये भी वस्तु होती हैं, ये वे वस्तुएं होती है जो एक साथ प्रयोग में लाई जाती है, एक साथ में प्रयोग में लाई जाती है। मतलब यह एक के बिना अर्थविहीन है, ये एक के बिना अर्थ विहीन है। जैसे कार पेट्रोल, पेन शाही, ठीक है, कोट पैंट इत्यादि। ठीक है, यदि एक वस्तु की कीमत में वृद्धि होती है तो इससे दूसरी वस्तु की भी मांग घट जाती है। इससे दूसरी वस्तु मतलब उसकी पूरक वस्तु, पूरक वस्तु की मांग घट जाती है। ठीक है, उदाहरण के लिए अगर पेट्रोल महंगा होता है, अगर पेट्रोल के दाम बढ़ते हैं तो स्कूटर की मांग घट जाती है ना, क्योंकि भाई पेट्रोल ज़्यादा पीता है स्कूटर, तो स्कूटर कौन खरीदेगा, सब मोटरसाइकिल खरीदेंगे। ठीक है, जैसा कि चित्र में दर्शाया गया है, जैसा कि चित्र में दर्शाया गया है। ठीक है, इसमें सीधा संबंध है। सबसे पहली बात तो यहाँ लिखना सीधा संबंध। अच्छा, कार की कीमत बढ़ेगी, पेट्रोल की कीमत बढ़ेगी तो कार की डिमांड घटेगी। अच्छा, इसमें इन्वर्स रिलेशनशिप होता है। हाँ, हाँ बढ़ते ना, इन्वर्स रिलेशनशिप है, तो इसको यहाँ लिख लेंगे इन्वर्स रिलेशनशिप, उल्टा संबंध, उल्टा संबंध। ठीक है, अच्छा, इसका जैसे चित्र में दर्शाया गया है, चित्र बनाना है हमें, तो पता है आपको इन्वर्स वाला ऐसे बनेगा। ठीक है, ये है प्राइस ऑफ पेट्रोल, ये है डिमांड ऑफ स्कूटर। ठीक है, तो ये क्वांटिटी डिमांड थी, ये प्राइस था पेट्रोल का। जैसे प्राइस बढ़ गया
P1 हो गया तो डिमांड क्या हो गई स्कूटर की, घट गई, Q1 हो गई, ठीक है। और जैसे ही प्राइस घट गया P2 हो गया तो डिमांड स्कूटर की बढ़ जाएगी, Q2 हो गई। तो ये बन गया डिमांड कर, डिमांड कर वाई एक्सिस एक्स एक्सिस, ठीक है। तो आप देख सकते हैं ये है डिमांड कर ऑफ स्कूटर, ठीक है। तो इस तरीके से इसका डिमांड कर बन जाएगा। आई होप सो आपको समझ में आ रहा होगा जो मैं बता रहा हूँ आपको। और चलिए इसमें आगे चलते हैं, क्योंकि ये लेंथीएस्ट वीडियो है लेकिन आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा इसमें, आपका पूरा चैप्टर कवर हो जाएगा इसमें डिमांड का, ठीक है। तो मैंने कारक जो है जितने भी हैं वो मैंने बताने की कोशिश की आपको, ठीक है। आई थिंक आपको सारा समझ में आ गया। अब हम बात करते हैं काइंड्स ऑफ डिमांड। हम बात करते हैं काइंड्स ऑफ डिमांड, कितने तरह की डिमांड होती है। काइंड्स ऑफ डिमांड, बेसिकली 3 तरह की डिमांड होती है, ठीक है, समझिए। एक होती है प्राइस डिमांड, प्राइस डिमांड। एक होती है इनकम डिमांड, और एक होती है क्रॉस डिमांड, ठीक है। ये तीनों पढ़ लिए हमने अभी, आपको पता नहीं होगा लेकिन नहीं बता देता हूँ कैसे। प्राइस डिमांड में क्या होता है, प्राइस ऑफ कमोडिटी इफेक्ट करती है ना, इफेक्ट करती है। मतलब डिमांड में परिवर्तन, मांग में परिवर्तन केवल वस्तु की अपनी कीमत की वजह से आता है। और इनकम डिमांड में क्या होता है, उपभोक्ता की इनकम, उपभोक्ता की इनकम प्रभावित करती है। मतलब वस्तु की मांग बढ़ेगी घटेगी कैसे, उपभोक्ता की आय को देखे। क्रॉस डिमांड में क्या होता है कि संबंधित वस्तु की कीमत, ठीक है। एक तो ये काइंड हो गया। चौथा काइंड होता है दैट इज इंडिविजुअल डिमांड, और जो है वो है मार्केट डिमांड, ठीक है। ये इंडिविजुअल डिमांड और मार्केट डिमांड, ये टॉपिक हम अगली क्लास में भी करेंगे, इसी क्लास में शायद करेंगे भी, ठीक है। तो ये है, और इसमें और भी काइंड है। अच्छा, अब इसमें इलास्टिसिटी भी इसी में आता है बेटा। इलास्टिसिटी जो डिमांड है ना वो भी इसी में आता है, प्राइस डिमांड का ही होता है वो पार्ट, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। मतलब आपके जो 11th क्लास में है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड सिर्फ इसी का ही है, ठीक है। तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड भी मैं आपको समझा देता हूँ। पहले इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड समझा देते हैं, ठीक है, एक ग्राफ के रूप में समझा देते हैं। अब इसको समझ लीजिए। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, मांग की लोच, मांग की लोच कहते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होती है, देखो ये देखो, जैसे मैं बताता हूँ, जैसे एक तो होती है ED इक्वल टू 1, एक होती है ED मोर देन 1, एक होती है ED लेस देन 1, एक होती है ED इक्वल टू 0, एक होती है ED इक्वल टू इन्फिनाइट, ठीक है। ये 5 तरह की इलास्टिसिटी होती है। अब जैसे हमने पढ़ा, आप एक चीज़ देखिए, हमने पढ़ा ये वाला जो पोर्शन है ना, ये है ED इक्वल टू 1, और ये जो है, एक मिनट गलत हो गया, ये जो है ये है ED मोर देन 1, ठीक है, और ये है ED लेस देन 1, ठीक है। नहीं ये मैंने उल्टा कर दिया क्या, हाँ, ED मोर देन 1, साइन गलत हो गया, ED मोर देन 1, ठीक है, और ये है ED लेस देन 1, मतलब 1 ज़्यादा है, ठीक है, और ये है ED इक्वल टू 0, और ये है ED इक्वल टू इन्फिनाइट, ठीक है। अब ये समझते हैं, ये डिमांड का ही है सारा, ये डिमांड इलास्टिसिटी है। देखो ED इक्वल टू 1 क्या होता है समझते हैं पहले, हाँ।
पहला टॉपिक हमारा ईडी इक्वल टू 1, ठीक है। और इसको समझते हैं। जब कीमत में प्रतिशत परिवर्तन, कीमत में प्रतिशत परिवर्तन मतलब परसेंटेज चेंज इन प्राइस इज इक्वल टू द परसेंटेज चेंज इन अ क्वांटिटी, इट्स कॉल्ड ईडी इक्वल टू 1। जब कीमत में प्रतिशत परिवर्तन मांग में प्रतिशत परिवर्तन के बराबर होता है तो उसे मांग की लोच में ईडी इक्वल टू 1 कहते हैं, ठीक है। जो मैंने आपको पढ़ाया था ना ऊपर अभी, ये सारा ईडी इक्वल टू 1 था, ठीक है। अच्छा, अब इसमें और है, ठीक है। दूसरा क्या है ये समझ में आ गया। ये इसका ग्राफ है। इसका ग्राफ मैं आपको बना के दिखा देता हूँ, जैसा कि चित्र में दर्शाया गया है, जैसा कि चित्र में दर्शाया गया है। ये मैंने चित्र बना दिया, ये बन गई डिमांड, ठीक है। तो ये P है, P1 है, ये P2 है, ये आपका Q है, ये Q1 है, ये Q2 है, ठीक है। तो ये Y एक्सिस हो गया, ये X एक्सिस हो गया, ठीक है। और ये डिमांड हो गया। तो ये ध्यान से देखो, क्या ये नहीं है, ईडी इक्वल टू 1 वाला नहीं है क्या? ये वाला पोर्शन नहीं है? बिल्कुल है ना। हाँ, तो मतलब क्या है, ईडी जो है वो बराबर परिवर्तन हो रहा है। कैसे? जितना प्राइस बढ़ रहा है उतनी क्वांटिटी घट रही है, मतलब बिल्कुल रेशियो मेंटेन है। दूसरा है आपका ईडी मोर देन 1, मतलब वाली सिचुएशन कौन सी है? ये वाली ईडी मोर देन 1, मतलब ये, मतलब कि कीमत में थोड़ा सा परिवर्तन होगा और डिमांड एकदम से फटाक से बढ़ जाएगी। जब कीमत में प्रतिशत परिवर्तन से ज़्यादा मांग में प्रतिशत परिवर्तन होता है तो उसे ईडी मोर देन 1 कहते हैं, जैसा कि चित्र में दर्शाया गया है। जैसा कि चित्र में दर्शाया गया है, ठीक है। ये मैंने ग्राफ बनाया, एक मिनट, ठीक है। अब ये एक प्राइस है, ठीक है। प्राइस जो है थोड़ा सा ही बढ़ा है, मतलब घटा है, और ये देखो डिमांड इतनी बढ़ गई, तो ये कर्व बना है ऐसे। तो आप देख सकते हो ये यही है जो मैं बता रहा हूँ, ये वाला ईडी मोर देन 1, मतलब डिमांड ज़्यादा हो रही है और प्राइस कम घट रहा है। तो ये हो गया डी और डी, ठीक है। ये हो गई P और ये P1, ये हो गया आपका Q और Q1। देखो कितना ज़्यादा बढ़ा है और कितना सा घटा है, ठीक है। तो ये प्राइस हो गया, ठीक है। ये डिमांड हो गया, ईडी मोर देन 1, ठीक है। तो ये समझ में आ गया होगा आपको सेकंड। अब हम बात करते हैं थर्ड, दैट इज ईडी लेस देन 1। अब हम समझते हैं ईडी लेस देन 1 क्या है। ईडी लेस देन 1 मतलब क्या है? मांग की लोच कम है, रेट ज़्यादा बढ़ रहा है, ठीक है। रेट पे ज़्यादा इफेक्ट आ रहा है, डिमांड पे कोई इफेक्ट नहीं आ रहा। ये सब ये वो आती है जो अनिवार्य वस्तु होती है हमारी, नमक चीनी हो गई, ठीक है, ये उसके लिए होता है। तो जब कीमत में प्रतिशत परिवर्तन, जब कीमत में प्रतिशत परिवर्तन के अनुसार मांग में प्रतिशत परिवर्तन कम होता है, तब उसे ईडी मोर देन 1 कहते हैं। ईडी लेस देन 1 कहते हैं, सॉरी।
ठीक है, लेस देन 1 कहते हैं। जैसा कि चित्र में दर्शाया गया है, जैसा कि चित्र में दर्शाया गया है, ये लो भाई चित्र। ठीक है, क्या बोल रहा है, प्राइस कितनी घटा दी लेकिन डिमांड इतनी ही घटी बड़ी, मतलब P1 कर दिया इतना सारा, मतलब घट गई इतनी सी और बढ़ी इतनी सी। ठीक है, तो ये हो गई Q1। ये क्या होती है, ये आपकी हो गई, यहाँ से इसको मैच कर लो। ठीक है, ये आपकी हो गई ED लेस देन 1। ठीक है, Y एक्सिस, X एक्सिस 0 और ये डिमांड। ठीक है, तो ये डिमांड कर्व है। देख सकते हो इसको कि ये बिल्कुल यही है जो बता रहा हूँ, ये वाला। ठीक है, अब ये हम बात करते हैं ED इक्वल टू 0, ED इक्वल टू 0 फोर्थ, ED इक्वल टू 0। ये क्या होता है भाई, जब कीमत में प्रतिशत परिवर्तन मांग में 0% परिवर्तन को दर्शाता है, तब उसे ED इक्वल टू 0 कहते हैं। ऐसा बहुमूल्य, ऐसा अनिवार्य वस्तु की मांग में होता है, जो जीवन जीने के लिए आवश्यक है, जीने के लिए आवश्यक है, जैसे दवाइयाँ। ठीक है, मतलब इसमें होता है। अब इसका ग्राफ कैसे बनेगा भाई, आप समझदार हो, अब तो सीख गए हो ग्राफ बनाना, सीधा बन गया। ये डिमांड है, ये प्राइस है, ये प्राइस कितना भी हो गया, ठीक है, कोई मतलब नहीं है, डिमांड इतनी कितनी है, मतलब क्वांटिटी इतनी कितनी है। ये प्राइस है P1, ये प्राइस है, ये प्राइस 2 है। ठीक है, तो ये हो गया Y एक्सिस, ये हो गया X एक्सिस 0 और यहाँ पे डिमांड कर, ये वाला डिमांड कर सीधा डंडा जो है। ठीक है, और ED इक्वल टू 0। और इन्फानाइट में यही होता है सिंपल सा कि भाई कुछ चीज़ों की डिमांड हमेशा रहती है, हीरे जवाहरात इन सब की कीमतों में एकदम से तूफान का परिवर्तन आ जाता है, तो वो इसमें ही आता है। तो आज के लिए तो इसमें इतना ही। ठीक है, इतना काफ़ी है। अगली वीडियो में हम जानेंगे कि मांग में परिवर्तन, मांग की मात्रा में परिवर्तन और मांग में परिवर्तन में अंतर से आप क्या समझते हैं। तो अभी के लिए इतना ही। वी विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय, गुड डे, जय हिंद, वंदे मातरम। और शेयर करिए अपनी इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, जिससे कि वो भी सब चीज़ आसानी से सीख सकें।